बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है थर्ड सेमेस्टर का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉल लिटरेसी का जो पेपर होता है वीएससी का वैल्यू एडेड कोर्स, उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आ गया हूँ। पहले अपन एग्जाम पैटर्न की बात करें कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ के साथ अपन ये देखेंगे कि जो एमसीक्यूज है वो किस प्रकार के एमसीक्यूज आएंगे आपके एग्जाम में। चारों यूनिट से मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूँ, यूनिट फर्स्ट से, यूनिट सेकंड से, यूनिट थर्ड से और यूनिट फोर्थ से। तो चारों यूनिट आपको इसी से रिवाइज हो जाएंगी और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो से ही आपके पर्सन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर देना है। और जो लैंग्वेज है वो भी मैं बाईलैंग्वेज लिखने वाला हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, तो आपके एग्जाम में टोटल कितने पर्सन आने वाले हैं। आपके एग्जाम में टोटल 50 पर्सन आएंगे, 50 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन आएंगे। इसमें से आपको जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनको पास होने के लिए टोटल 16 नंबर चाहिए और जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उनको पास होने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए। तो ये होगा आपका टोटल का एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन यूनिट नंबर फर्स्ट से। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शंस इन ए डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोग अपना जनप्रतिनिधित्व है उसको चुन सकें, जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन सके, जो उनकी बात है वो विधायपालिका या कार्यपालिका में, संसद में या पूरे देश में कर सके। जैसे कि आपके क्षेत्र में अगर पानी की समस्या है तो वो विधानसभा में उठाएगा, तो इससे क्या होगा, जो वहाँ की सरकार है, सत्ता में सरकार है, उसके पास वो आवाज़ पहुँचेगी और वो उस पर कार्य करने का प्रयास करेगी। या और कोई समस्या जो कार्यपालिका है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका एमएलए और एमपी होगा, अगर वो आवाज़ उठाएगा तो वहाँ पर उन अधिकारियों पर दबाव बनेगा और वो अच्छे से कार्य करेंगे। तो यही होता है डेमोक्रेसी में। क्या कार्य होता है, लोगों को वो अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार देता है, टू अलाउ द पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। 2 नंबर प्रश्न है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर SC/ST इन लेजिस्लेचर। तो SC/ST हैं, उनको पता है, आपको उनको किसका आरक्षण दिया गया है। आपको जो आरक्षण चुनाव लड़ने में क्षेत्र है वो क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर जो 330 है, इसके तहत जो SC/ST की जो सीट हैं वो फिक्स हैं, वो रिजर्व कर दी जाती हैं। 3 नंबर प्रश्न है, व्हाट इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की क्या सुनिश्चित करता है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो इससे यह पता चलेगा कि चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए हैं। तो क्या होगा, 21 से पता चलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब जो भी चुनाव लड़ने कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उन्हें एक निष्पक्ष और समान अवसर प्रदान किया जाए। मतलब चुनाव इस प्रकार से हो कि किसी भी उम्मीदवार को ये नहीं लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और किसी एक जो व्यक्ति है उसको जो चुनाव है उसके पक्ष में चला गया। तो सभी उम्मीदवारों को क्या मिले, समान अवसर मिलने चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, हु कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। तो भारत में चुनाव कौन आयोजित करवाता है। तो भारत में चुनाव है वो किसके द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा है वो चुनाव को आयोजित करवाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड। तो निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षण क्यों होता है। तो आपको पता है कुछ सीटें आपने देखी होंगी जिसपे सिर्फ SC कैंडिडेट लड़ सकते हैं, कहीं पर देखा होगा ST वाले कैंडिडेट ही लड़ सकते हैं और कहीं पर देखा होगा कि OBC वाले कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो निर्वाचित क्षेत्र हैं उनके लिए आरक्षण क्यों होता है, क्यों दिया जाता है। ये इसीलिए दिया जाता है ताकि जो वंचित समुदाय है, जिन लोगों की संख्या भी कम है और उनके पास क्या है, संसाधनों की भी कमी है, तो वंचित समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व, उसका भी जो प्रतिनिधि है वो चुनकर सामने आए और उनकी आवाज़ है वो जनता के सामने रखे। तो ये उन क्षेत्रों को चुना जाता है जहाँ पर उनकी जो SC/ST या OBC इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से वहाँ कर उस क्षेत्र में जो रिजर्व क्षेत्र बना दिया जाता है।
तो क्या होगा, टू रिप्रेजेंट द माइग्रेनाइज्ड पीपल, तो वंचित समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाता है इस माध्यम से निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षण देकर। 6 नंबर प्रश्न है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स, यूनिवर्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ यही है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी उम्मीदवार है सभी को क्या मिले मतदान करने का अधिकार मिले, उसे क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ऑल सिटीजन हैव ए राइट टू वोट अबाउ द 18 ईयर एज। 7 नंबर प्रश्न है, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो भारतीय लोकतंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? क्या है? बहुदलीय विशेषता, हाँ भारत में एक से अधिक दल है वो चुनाव लड़ते हैं, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होते हैं, पिछड़े वर्गों को आरक्षण भी दिया गया है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं, ये वाली चीज़ है गलत है, क्योंकि भारत में सभी नागरिकों को क्या वोट देने का अधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है भारत के अंदर। 8वां नंबर प्रश्न है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, तो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य किससे संबंधित है? तो ये है समान मताधिकार से, मतलब सभी लोगों को समान मत देने का अधिकार है। अगर एक व्यक्ति है चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, किसी भी पद पर हो, उसका एक वोट होगा, वो एक ही वोट दे सकता है और उसका एक ही जैसा मूल्य होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई पावरफुल व्यक्ति उसको ज़्यादा वोट की ज़्यादा वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं होता भारत में। एक व्यक्ति है अगर वो वोट देता है, चाहे वो कितने ही सामान्य घर से आए और चाहे कितने पावरफुल पद से कोई व्यक्ति आए, उसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ एक ही होगी। तो इससे क्या पता चलती है? समान मताधिकार का पता चलता है। 9 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि केवल एक ही उम्मीदवार है वो चुनाव को जीत पाएगा, जो पहले जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, विच अमेंडमेंट रिड्यूसिंग द वोटिंग एज टू 18, तो कौन सा जो अमेंडमेंट था, कौन सा संशोधन था जिसने मतदान की आयु 18 साल तक क्या कर दी? 18 साल तक की। तो पहले आपको पता है भारत में जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष होती थी चुनाव स्वतंत्रता के बाद में, लेकिन 1989 के बाद में जो 61वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें मतदान की उम्र है वो घटाकर कितनी साल कर दी? 18 साल कर दी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 61 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन के तहत। 12 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज नॉट ए चैलेंज टू फ्री इलेक्शन, तो स्वतंत्र चुनाव की चुनौती नहीं है। तो किसकी चुनौती नहीं है? स्वतंत्र चुनाव की। तो इसमें से धन का प्रभाव होगा, तो क्या चुनाव स्वतंत्र रूप से हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। आपराधिकरण, मतलब कोई क्रिमिनल है वो दबाव में लोगों से वोट करवा रहा है, तो ये भी स्वतंत्र चुनाव की कोई निशानी नहीं हुई। बूथ कैप्चरिंग, बूथ पर कैप्चर किया जा रहा है, बूथ पर लोग है क्या कर रहे हैं? फर्जी मतदान कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? इलेक्शन स्वतंत्र चुनाव की दिशा नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, हाई वोटर टर्नआउट, मतलब उच्च मतदान। अगर जितना ज़्यादा मतदान होगा उतने ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और उतने ही ज़्यादा स्वतंत्र चुनाव होंगे और जो भारत की जो लोकतंत्र है उसको फायदा होगा। 12 नंबर प्रश्न है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन्फोर्स बाय, तो आदर्श आचार संहिता किसके द्वारा लागू की जाती है? तो आपको पता है भारत में जो आचार संहिता वो किसके द्वारा लागू की जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा है वो आचार संहिता को लागू किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श चुनाव संहिता कहाँ पर किसके द्वारा लागू की जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा लागू की जाती है। 13 नंबर प्रश्न है, व्हाट इंश्योर इलेक्शन कमीशंस इंडिपेंडेंस, तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता क्या सुनिश्चित करती है? ये किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? ये करती है निश्चित कार्यकाल के द्वारा। मतलब भारत के अंदर जो निर्वाचन आयोग है उसका जो अध्यक्ष होता है उसकी कितनी होती है? मुख्य चुनाव आयोग की 6 साल और 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वो उसका टेन्योर होता है। तो यही है चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, इस चीज से निश्चित होती है कि उसका फिक्स कार्यकाल रहता है। इसके अलावा जो पीएम द्वारा नियुक्ति है तो ये नहीं होती, इसमें हो सकता है कि पीएम अपने पक्ष का व्यक्ति चुने। सत्तारूढ़ दल द्वारा नियंत्रण, तो सत्तारूढ़ दल अगर नियंत्रण में करेगा तो निष्पक्ष चुनाव तो कभी हो ही नहीं सकते।
और कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि संविधान में ऐसा निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु प्रावधान नहीं दिया गया। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, निश्चित कार्यकाल इसका सही ऑप्शन है। 14 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? तो जो राजनीतिक दल है उनका क्या उद्देश्य होता है राजनीतिक दलों का? तो राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है? सत्ता को प्राप्त करना, गेन द पावर। 15 नंबर प्रश्न है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव डिफर बाय फ्रॉम एफपीटीपी? तो समानुपाती प्रतिनिधित्व एफटीपी से अलग कैसे है? तो कैसे है? सीट मच वोट शेयर, मतलब सीटें वोट शेयर के अनुसार। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है? मान लीजिए अगर एक क्षेत्र है, वहाँ पर 10 लाख की मतदाता हैं, तो वहाँ पर 10 वोट निकल के आ रहे हैं, 10 सीटें निकल के आ रही हैं। और अगर 1 लाख वोट है तो वहाँ से 1 सीट निकल कर आ रही है। तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन एफटीएफपी है जो भारत में लागू है, इसमें क्या है? फिक्स मत क्षेत्र अधिकार बना रखा है, वहाँ पर चाहे कितनी भी जनसंख्या हो, लेकिन है तो जनसंख्या फिक्स के आधार पर ही, लेकिन उसके आधार पर क्या है? एक प्रतिनिधित्व को चुना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीट मैच वोट शेयर, मतलब सीट वोट शेयर के अनुसार ही निर्धारित की जाती हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब शुरू करेंगे यूनिट नंबर सेकंड को। व्हाट डज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स इन इंडिया? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एवरी सिटीजन एज 18 अबव कैन वोट। तो भारत में 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। इसे ही वयस्क मताधिकार का हक बोला गया है। 2 नंबर प्रश्न है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल अलाउ एनी एलिजिबल सिटीजन टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन? तो कौन सा संविधान सिद्धांत किसी भी योग्य व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है? तो इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो इसमें देता है समानता का अधिकार। तो इसमें हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा? समानता के अधिकार के अंतर्गत आएगा कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किस धर्म से आए, किसी जाति से आए, बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए और जो योग्यताएं उनको पूरा करना चाहिए, वो चुनाव लड़ सकता है। वो किस में आता है? ये हर व्यक्ति का नागरिक का अधिकार होता है और ये भारत में समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 3 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया? तो भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु कितनी है? तो भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 वर्ष है वो भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु है। अगले वाला प्रश्न है, रोल ऑफ इलेक्शंस इन इंडियन डेमोक्रेसी? तो भारतीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है चुनाव? इसका क्या होगा? बाय एंश्योरिंग पीपुल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो शासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनता है उसका शासन में भागीदारी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिक इलेक्शन इन इंडिया? तो भारत में समय अवधि के साथ जो चुनाव होते हैं उसका क्या महत्व होता है? तो समय समय पर चुनाव होते रहते हैं भारत में, इसका क्या महत्व होता है? कि टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो सरकार है उसकी जवाबदेही तय होती है जनता के प्रति, उसको कार्य करने होते हैं। वो सरकार है, अगर बार बार चुनाव नहीं होंगे तो उसको सत्ता से बेदखल होने का डर नहीं होगा, और डर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी? तानाशाही हो जाएगी, जो चाहेगी वही कार्य वो करेगी, जनता के हितों का ध्यान में नहीं रखेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। 6 नंबर प्रश्न है, विच बॉडी इंश्योर द फ्री एंड द फेयर इलेक्शंस इन इंडिया? तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की किसकी जिम्मेदारी होती है? तो भारत में स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन चुनाव आयोग है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि भारत में स्वतंत्र चुनाव हो सके। 7 नंबर प्रश्न है, व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिपेंडेंस इंडिया? तो कब भारत के अंदर पहली बार चुनाव हुए थे स्वतंत्रता के बाद में? तो कब हुए थे? 1951-52 के अंदर भारत में पहली बार स्वतंत्रता के बाद में चुनाव हुए थे। 8 नंबर प्रश्न है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द लिमिटेड वोटिंग राइट्स इन ब्रिटिश इंडिया? तो किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश जो सरकार है उसने भारत में सीमित मताधिकार दिया था? तो कौन सा जो था? तो इंडियन काउंसिल
एक्ट 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे भारत सरकार अधिनियम के तहत 1909 के तहत, इसमें सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारतीय जनता को क्या करने का अधिकार दिया था, जो अपना जनप्रतिनिधित्व है या चुनाव लड़ने का या फिर जो मतदान देने का अधिकार दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मोंटे रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, द 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 रिड्यूस द वोटिंग एज टू 21 ईयर। तो भारत के अंदर 1989 का जो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें आयु घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई थी? तो पहले आपको पता है स्वतंत्रता के टाइम में जिस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होती थी वही मतदान कर सकता था, लेकिन बाद में 61वें जो संविधान संशोधन उसमें घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दिए। अब 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है वो उसके बस भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास चुनाव में पंजीकरण होना चाहिए, वो क्या दे सकता है? अपना वोट दे सकता है। 10 नंबर है, विच कमिटी रिकमेंडेड टू इंट्रोड्यूस द ईवीएम्स। तो भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इनमें से किस समिति के द्वारा की गई थी? तरकुंडे कमेटी के द्वारा की गई थी। जो 1975 की जो कमेटी बनी थी तरकुंडे की, उन्होंने इसको लागू करने का क्या दिया था? सुझाव दिया था कि भारत में ईवीएम को लागू करना चाहिए। बैलेट पेपर है उससे क्या होती है? बूथ कैप्चरिंग होती है और इलेक्शन वो निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। तो भारत में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार की अवधारणा कब अपनाई गई? तो कब अपनाई गई? तो भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान के अंदर 1950 के अंदर सबसे पहले वयस्क मताधिकार करने का जो अधिकार है वो भारतीय जनता को दिया गया संविधान सभा के द्वारा। तो भारतीय संविधान के द्वारा 1950 में संविधान सभा के द्वारा किसका? वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया। और किस वर्ष दिया गया? 1950 में दिया गया। 12 नंबर प्रश्न है, विच ईयर सा द फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम इन इंडियन इलेक्शन। तो किस वर्ष ये देखा गया कि भारत में सबसे पहले जो चुनाव में ईवीएम का उपयोग हुआ? तो कब हुआ सबसे पहले चुनाव में ईवीएम का उपयोग? तो 1982 का जो चुनाव हुए थे वहाँ पे केरला के जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें सबसे पहले जो ईवीएम उसका प्रयोग किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1982 केरलाज इलेक्शन। और सबसे व्यापक स्तर पे ये तो बाई इलेक्शन में हुआ था पहली बार, और वैसे किस में हुआ था? गोवा में हुआ था सबसे पहले व्यापक स्तर पे, मतलब पूरे राज्य के अंदर। 13 नंबर प्रश्न है, द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले जो इलेक्शन कमीशन थे उनका क्या नाम था? तो सुकुमार सेन है, वो भारत के पहले इलेक्शन कमीशन के रूप में उन्हें जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, द फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट पोस्ट सिस्टम इन इंडिया मीन्स। तो भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट विंस। तो जिस भी कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे वही क्या हो जाएगा? चुनाव के अंतर्गत जीत जाएगा। तो आप देते हो जब चुनाव होते हैं तब चुनाव का जो चुनाव में जो किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी आधार पर भारत में जीत होती है कैंडिडेट्स की। तो जो जिसमें चुनाव में जो वोटों की संख्या गिनी जाती है, वोटिंग की जाती है, वोटिंग की गणना होती है, उसमें क्या होता है? इसी चीज़ का ध्यान में रखा जाता है कि जिस वोट को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसी को जितवा दिया जाता है। तो इसमें यह होता है कि जनता को उसको सबसे ज़्यादा समर्थन है उसी को जिता दो। अगले वाला प्रश्न है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट वाज इनेक्टेड इन। तो जो जनता के द्वारा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1951 के अंदर जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसको पारित किया गया भारत के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1951 में। पहला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड द इलेक्शन कमीशन। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की जो स्थापना करता है? तो इनमें से कौन सा आयोग है, कौन सा अनुच्छेद करता है इसमें से?
तो अनुच्छेद नंबर 224 है, ये भारत में एक निष्पक्ष चुनाव आयोग की क्या करता है, स्थापना की घोषणा करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा आर्टिकल नंबर 324। अब बढ़े अगले नंबर प्रश्न की तरफ। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज। तो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी है, तो कौन सी है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो भारत के अंदर आपको पता है 1971 के अंदर पंचायती राज है उसको लागू किया गया था। तो उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वो लागू की गई। उसमें कौन सी थी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ये तीनों की तीनों है, ये ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद है, ये जो पंचायती राज है उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था में होती हैं। 3 नंबर प्रश्न है, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो भारत के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन, भारत का मुख्य चुनाव आयोग की कौन नियुक्ति करता है। तो आपको पता है चीफ इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद है, और भारत के अंदर जितने भी संवैधानिक पद हैं सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अगले वाला प्रश्न है, द इलेक्शन कमीशन डज नॉट। तो चुनाव आयोग है वो क्या कार्य नहीं करता है। तो चुनाव आयोग इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी, अलॉटेड गवर्नमेंट फंड। तो जो गवर्नमेंट फंड है उसको जारी करने का किसका अधिकार होता है, संसद का अधिकार होता है। इसका में चुनाव आयोग की कोई भी योगदान नहीं होता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, चुनाव कराना, कंडक्ट इलेक्शंस, रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज, तो चुनावी दलों को पंजीकृत करता है, और इन्फोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो आदर्श चुनाव संहिता को भी लागू करने का कार्य किसका होता है, निर्वाचन आयोग का ही होता है। तो इनमें से बस सिर्फ सरकारी धन को आवंटित करना ही ऑप्शन गलत है, बाकी सारे के सारे किससे संबंधित हैं, चुनाव आयोग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो भारत में चुनाव आयोग का कितना टेन्योर होता है, कितना वर्ष का कार्यकाल होता है। तो भारत में चुनाव आयोग का जो कमीशन होता है, आयुक्त होता है, उसका टेन्योर है वो कितना होता है, उसका होता है 6 वर्ष और 65 साल की आयु तक, जो पहले हो जाए वही होता है। अगला प्रश्न है, विच बॉडी सुपरवाइज द इलेक्शंस टू म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। तो नगर पालिकाओं और पंचायतों को चुनाव का सर्वेक्षण कौन करता है इनमें से। तो आपको पता है जो राज्य चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वही नगर पालिकाओं और पंचायतों को चुनाव कराता है। तो जो राज्य सरकार के चुनाव के अंतर्गत आते हैं ये सब चीज़ें, पंचायत के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव। पंचायत के चुनाव से सरपंच चुने जाते हैं और नगर पालिकाओं से मेयर चुने जाते हैं। तो इसका कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है। जबकि जो भारत का चुनाव है, जो मुख्य चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग है भारत का सेंट्रल लेवल पे, वो किसके कराता है, संसद के और विधायक पालिका के चुनाव करवाता है। अगले नंबर प्रश्न है, द इलेक्टोरल रोल इज रिवाइज्ड। तो मतदाता सूची का पुनः परीक्षण किया जाता है। तो क्यों, कब किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, तो वार्षिक रूप से भारत की जो मतदाता सूची है उसके अंदर कुछ नए लोगों को जोड़ा जाता है, और जो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, जो अब मतदान नहीं दे सकते, उन सब व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, उस मतदान सूची से समय समय पर हटा दिया जाता है, वार्षिक रूप से हटा दिया जाता है, ताकि अगली बार चुनाव हो तो नए लोग जुड़ सके, और जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके फर्जी मतदान वगैरह नहीं हो सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वार्षिक रूप से जो भारत की मतदान सूची है उसमें बदलाव किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, फॉर्म 6 इज यूज फॉर। तो भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसमें फॉर्म 6 का क्या महत्व है। तो फॉर्म 6 से क्या महत्व होता है, नए मतदाता का पंजीकरण करना। जो नए मतदाता आते हैं उनका पंजीकरण करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है आपको, फॉर्म 6 नंबर नाम का एक फॉर्म होता है, फॉर्म 6, उस नाम का फॉर्म भरना पड़ता है आपको, अगर आप नए मतदाता के रूप में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हो। तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। 9 नंबर प्रश्न है, द नन ऑफ द अबाउ नोटा ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस फॉर। तो नोटा की शुरुआत कब की गई थी। तो आपको पता है नन ऑफ द अबाउ ऑप्शन मतलब इनमें से मैं किसी भी व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधित्व नहीं चुनना चाहता। ये ऑप्शन कौन सा देता हमें, नोटा वो का ऑप्शन है वो हमें इसका अधिकार देता है कि इनमें से भाई मुझे कोई सा भी उम्मीदवार वो अच्छा नहीं लगा। ये बटन पहली बार कब लागू हुआ था, तो ये कब लागू हुआ था, अपने भारत के ईवीएम मशीन में 2013 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और इस बार जो
संसद जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, इसमें इंदौर की सीट पर सर्वाधिक नोटा के वोट पड़े अब तक। 10 नंबर प्रश्न है, वोटर आईडी कार्ड आर इश्यूड बाई। तो मतदान पहचान पत्र कौन जारी करता है? तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा क्या किया जाता है, वोटर आईडी कार्ड है उसको जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन इश्यूड द वोटर आईडी कार्ड। अगले वाला प्रश्न है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू। भारत का जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो भारत का जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो भारत के अंदर 1900 जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था है वो किस राज्य में लागू होती है और कौन से जिले में लागू होती है, आपको कमेंट में बताना है इस चीज़ के बारे में। अगले नंबर प्रश्न है, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो राज्य चुनाव आयोग का क्या कार्य नहीं होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल पार्टीज। जो नेशनल पार्टीज होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता है। तो पता है राष्ट्रीय चुनाव ये कार्य किसका होता है? जो राष्ट्रीय पार्टियां बनाने हैं उनका पंजीकरण करना किसका काम होता है? चुनाव आयोग का होता है। ये राज्य चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता है, ये याद रखना। यहाँ पर क्या है, राज्य चुनाव आयोग है, बल्कि ये कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। बल्कि जो राज्य चुनाव आयोग होते हैं उसका क्या क्या कार्य होता है? स्थानीय निकाय के चुनाव कराएगा, म्यूनिसिपैलिटी के और ग्राम पंचायतों के चुनाव कराता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतलब कौन सा क्षेत्र है उसमें एससी की सीट, एसटी की सीट, या फिर कितनी कौन सी सीट है उसको नई बनानी, जैसे कि नई ग्राम पंचायत बना दी या फिर नया नगर पालिका बना दी, ये किसका कार्य होता है? ये भी राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्य आते हैं। अगला है चुनाव व्यय की निगरानी करना, मॉनिटरिंग द इलेक्शन कमीशन एक्सपेंसेज। तो कौन व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है चुनाव के अंदर, इन सब चीज़ों की भी कौन निगरानी करता है? ये करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग। 13 नंबर प्रश्न है, द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रायल क्या होता है? जब आप ईवीएम के अंदर अपना वोट किसी उम्मीदवार को देते हो तो उसके बाद में एक पर्ची निकल कर आती है जो कुछ सेकंड के लिए फ्लैश होती है, जिसमें जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है उसका चिन्ह और उसका नाम दिखाई जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? वीवीपैट बोला जाता है। उसको सबसे पहले इसके लिए क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों उस प्रणाली को शुरुआत की गई? तो ईवीएम के मतों को सत्यापित करने के लिए, वेरीफाई द ईवीएम वोट। तो लोगों की क्या शिकायत होने लगी कि हम ईवीएम में जिसको वोट देते हैं, अब ये कैसे पता चले कि हमने जिसको दिया है उसी को वोट गया है या नहीं, किसी और व्यक्ति को चला गया है। तो और साथ के साथ ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या सही में इतने वोट हैं वो दिए गए या फिर हैक करके ईवीएम को गलत तरीके से वोट डाले गए हैं। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए वीवीपैट प्रणाली का शुरुआत की गई। ये आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भैया आपको ऐसी प्रणाली लागू करो जिससे लोगों को ये पता चल सके कि उसने जो वोट दिया है वो सही उम्मीदवार को गया नहीं किया गया। तब से शुरुआत की गई वीवीपैट प्रणाली की। तो इसका सही आंसर होगा वेरीफाई द ईवीएम वोट। तो ईवीएम के वोट है उनको वेरीफाई किया जाता है। अब जिस समय जो वोटिंग की जो काउंटिंग होती है ना, वोटों की काउंटिंग होती है, उस समय क्या होता है, चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पर बैठे रहते हैं, जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बैठे रहते हैं और उनके एजेंट बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं, उनमें से उनका जनप्रतिनिधि को खड़ा करके एजेंट को पूछा जाता है भाई इनमें से आप एक, आपके क्षेत्र की कोई एक या दो ईवीएम को उठा लीजिए। तो वो रेंडमली उठाता है और उसकी क्या की जाती है, पहले तो उसकी ईवीएम की जो टोटल काउंटिंग की जाती है और फिर जो वीवीपैट है उनकी संख्याओं की गणना की जाती है और दोनों की मैचिंग की जाती है कि भाई इस कहीं तरीके का कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है। तो ये भी एक तरीके की सुनिश्चित करने के लिए कि भाई सारे वोट वो सही तरीके से पढ़ते हैं, ईवीएम सही तरीके से कार्य करती है। तो इस चीज़ के लिए वेरीफाई करने के लिए ईवीएम वोट्स को वीवीपैट का यूज किया जाता है। और मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, कोई जनप्रतिनिधि को शक है कि मुझे इस क्षेत्र में ज़्यादा वोट मिले थे लेकिन कम वोट आए हैं, तो वो क्या करा सकता है, वीवीपैट का वो करवा सकता है, वीवीपैट की गणना करवा सकता है। अगले नंबर प्रश्न है, हु कैन रिमूव फ्रॉम द इलेक्शन रोल्स। तो मतदान सूची से किसी को हटाया जा सकता है, गैर नागरिक को, भाई जो भारत का नागरिक नहीं है तो उसको अधिकार ही नहीं है वोट देने का, तो उसको हटाया जा सकता है।
दोषी अपराधी, तो मतलब कोई ऐसा ऐसा दोष कर दिया उसने कि उसकी नागरिकता चली गई, या फिर कोई देशद्रोह से संबंधित उसमें मुकदमा लगा है तो उसको हटाया जा सकता है। अगला है मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित व्यक्ति को भी हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी को मतदान सूची से हटाया जा सकता है। अगले नंबर प्रश्न है नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत के अंदर? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, तो इसी दिन के उपलक्ष्य में मतदान दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। फॉर्म 6 का उपयोग क्या है? तो फॉर्म 6 है उसका क्या उपयोग है? नए मतदाताओं का पंजीकरण करना, न्यू वोटर्स को रजिस्ट्रेशन करना, न्यू वोटर्स को ऐड करना, किसके अंतर्गत आता है? जो फॉर्म नंबर 6 के अंतर्गत आता है। अगले वाला प्रश्न है द इलेक्टोरल रोल इज अपडेटेड। तो समय समय पर जो मतदाता सूची है उसको कितने वर्ष में अपडेट किया जाता है? तो आपको पता है, मैंने पहले करा दिया, हर वर्ष इसको अपडेट किया जाता है। वार्षिक रूप से जो मतदाता सूची उसको अपडेट किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न है विच इज नॉट ए कॉमन वोटिंग बैरियर। तो इनमें से कौन कॉमन मतदान में बाधा नहीं है? इनमें से कौन सी चीज? तो पहला है लेक ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, उच्च मतदान जागरूकता। लोगों में ज़्यादा जागरूकता होगी तो ज़्यादा वोट पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा जनता की भागीदारी देखने को मिलेगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन? मतदान पहचान पत्र की कमी है, ये क्या बाधा है चुनाव के अंदर? ठीक है, लंबी कतारें हैं, लोग जल्दी से वोट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी फायदेमंद नहीं है। जनता क्या इससे थोड़ी आक्रोशित हो जाएगी और जनता वोट नहीं देने जाएगी। यातायात की समस्या है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी ही पॉजिटिव पॉइंट है एक। 4 नंबर पॉइंट है माइग्रेंट वर्कर्स फेस वोटिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू। तो जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको मतदान में कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके कार्य स्थल पर कोई मतदान केंद्र नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ का राजस्थान का व्यक्ति है, अगर वो दिल्ली कमाने चला गया तो क्या वो वहाँ पर मतदान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मतदान करने के लिए तो आपको मतदान केंद्र जो आपका गांव का, जहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड आपका जहाँ से बना हुआ, वहीं पर आपको वोट देने के लिए आना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम होती है। जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, प्रवासी श्रमिक होते हैं, उनको मतदान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए वहाँ पर कोई कार्यस्थल पर मतदान केंद्र नहीं होता है। 5वां नंबर प्रश्न है नोटा ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस इन। तो नोटा ऑप्शन को ये मैंने पहले बता दिया था, 2013 के अंदर पहली बार इसको शुरुआत की गई थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 6 नंबर प्रश्न है विच कंट्री हैज़ मैंडेटरी वोटिंग। तो इनमें से कौन सी देश है जहाँ पर वोटिंग देना अनिवार्य है? तो ऑस्ट्रेलिया देश है, वहाँ पर क्या है, मतदान देना अनिवार्य किया गया है। हर व्यक्ति को मतदान देना ही होता है। क्या भारत में मतदान देना अनिवार्य या नहीं है? नहीं, भारत में मतदान देना अनिवार्य नहीं किया गया। अगर आप चाहो तो आप मतदान दे सकते हो, वरना नहीं चाहो तो आप मतदान नहीं भी दे सकते हो। अगर आपको कोई कार्य हो गया, आप मतदान नहीं देना चाहते हो तो आप नहीं दे सकते हो, ये आपका है। और ऐसा क्यों लागू किया गया? क्योंकि माना गया भारत में जो स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार है, उसके खिलाफ हो जाएगी ये चीज़। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मतदान का मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से मतदान करना कहाँ है, अलाउ है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। 7 नंबर प्रश्न है अनिवार्य मतदान के पक्ष में क्या तर्क होता है? तो इंक्रीज लेजिटिमिटी। तो जो वैधता बढ़ती है, मतलब हर व्यक्ति है वो अपना वोट देता है, तो इससे ये पता चलता है कि वास्तविकता में कौन सी जनता वो कौन सी सरकार को चुनना चाहती है। अगला क्या? मतदान शिक्षा की आवश्यकता कम करता है, मतलब लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनिवार्य तो उन्हें पता, उन वोट तो हमें देना ही पड़ता है। तो मतदान शिक्षा को कम करता है। सेव इलेक्शन कॉस्ट, इससे क्या चुनाव की लागत भी कम होती है। अब क्या भारत सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा तो लोगों को जागरूक करने में ही चला जाता है कि आपको मतदान करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का क्या होगा, ये सारे के सारे पॉइंट है वो अब जो अनिवार्य मतदान है उसके पक्ष में है, सारे के सारे पॉइंट। अगले वाला पॉइंट, ऑनलाइन मतदान के क्या जोखिम है? तो ऑनलाइन मतदान के क्या जोखिम हो सकते हैं भाई? अगर आप ऑनलाइन वोट कर रहे हो तो आपका मतलब हैक कर लिया गया और वोट आपने दिया किस पार्टी को और चला गया
दूसरी पार्टी को। तो ये ऑनलाइन वोटिंग का ये खतरा होता है, उससे साइबर संबंधित खतरे रहते हैं हमेशा ऑनलाइन वोटिंग में। अगले वाला प्रश्न है SWEEP स्टैंड फॉर। तो स्वीप किस चीज से संबंधित है? तो यह है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब मतदाताओं को जागरूक किया जाए कि उन्हें क्यों वोट देना चाहिए, उनके वोट का क्या मूल्य है। आपका एक वोट है वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनाता है, वो आपके विकास कार्य करता है और आपकी आवाज़ बनकर जनता के सामने रखता है, जो विधायपालिका है कार्यपालिका के सामने रखता है। तो जो ये SWEEP का कार्यक्रम उसको क्या बोला जाता है? सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये है, ये फुल फॉर्म है, इंग्लिश में आएगी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी। 10 नंबर प्रश्न है नेशनल वोटर्स डे इज ऑन। तो भारत में मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने पहले बता दिया, मतदान दिवस है वो भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट 2019 टर्नआउट। तो सबसे ज़्यादा मतदान कौन से राज्य में किया गया था? मतदान प्रतिशत कहाँ पर थी 2019 के चुनावों में? तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा, सबसे ज़्यादा मतदान है वहाँ के लोगों ने किया था, केरल के लोगों ने। वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन टारगेट। तो मतदाता जागरूक अभियान है वो किसको टारगेट करता है? वो टारगेट करता है सभी नागरिकों को। मतलब जितने भी नागरिक हैं भारत के, उन सबको लक्ष्य बनाकर ये किया जाता है कि भाई सभी लोगों को समझाया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने जाएं। वोट देंगे तो उससे क्या होगा? उनका जनप्रतिनिधित्व वो चुना जाएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी जो बात है वो जनता के सामने रखा जाएगा। तो यही है, जो जागरूकता अभियान होता है वो सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए चलाए जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है मैंडेटरी वोटिंग कुड वायलेट। तो अनिवार्य मतदान किसका उल्लंघन करता है? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उल्लंघन है। 14 नंबर प्रश्न है ईवीएम वर इंट्रोड्यूस टू। तो ईवीएम को भारत में कब शुरुआत किया गया? किस लिए शुरुआत किया गया? ताकि बूथ कैप्चरिंग है उसको कम किया जाए। तो पहले के समय क्या हुआ करता था, पुराने समय में जिस समय ईवीएम नहीं लागू हुई थी तब क्या था, बुलेट पेपर पर दिया जाता था, चुनाव होते थे तो उसमें क्या होता था, एक बुलेट होती थी, मतलब एक पेपर होता था, उस पर उम्मीदवारों के नाम होते थे, उस पर उम्मीदवार का चुनाव पार्टी का साइन होता था और उम्मीदवार का नाम लिखा होता था। तो उसको क्या करना था, उसको टिक करके और उसको आपको किसी बक्से में डालना होता था और उसको फिर बाद में जाकर काउंटिंग होती थी। लेकिन इससे क्या होने लग गया, लोग जो प्रभावशाली लोग होते थे, प्रभावशाली उम्मीदवार होता था, वो क्या कर देता था, पूरा बूथ ही है जो मतदान केंद्र उसको ही कैप्चर कर लेता था अपने एजेंटों को बैठाकर। और वो एजेंट क्या करते थे, उसको फर्जी जो मतदान करते रहते थे उस उम्मीदवार के वोट डालते रहते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई भारत के चुनाव के अंदर। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए ईवीएम सिस्टम है वो लागू किया गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू किया गया। अब इसमें फिक्स रहता है, फिक्स समय में आप वोट डाल सकते हो, आपको इतना सेकंड चाहिए एक वोट से दूसरे वोट को डालने में। तो इससे क्या, ईवीएम अगर है मतलब बूथ कैप्चरिंग भी हो जाए तो क्या हो जाएगा उसका तुरंत, मतलब अगर किसी ने इन्फॉर्म किया तो ज़्यादा वोट फर्जी वोट नहीं डाल सकते हैं इसमें। और ये ऑटोमेटिक बाद में ईवीएम मशीन है वो, उसको कुछ गैप चाहिए बीच में वोट डालने के बीच में। 15 नंबर प्रश्न है प्रॉक्सी वोटिंग इज अलाउड फॉर। तो भारत में जो प्रॉक्सी मतदान है, गलत तरीके का मतदान है, वो की अनुमति देता है कौन से बलों को देता है? तो सशस्त्र बल है उनको वोटिंग का अधिकार देता है कि वो बाहर से बैठकर भी अपना डाक के द्वारा मतदान कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होता है उनको एक स्पेशल प्रकार का मतदान देने का अधिकार होता है कि जो बाहर गए हैं उन्हें डाक के द्वारा वो अपने मतदान को भेज सकते हैं और उस डाक वाले मतदान होते हैं उनकी भी अलग से काउंटिंग की जाती है। तो प्रॉक्सी जो वोटिंग है उसका अधिकार किसको होता है? भारतीय सशस्त्र बलों को। तो ये सब चीज़ें, ये सब था इलेक्ट्रोल लिटरेसी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैंने करवा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़ोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।